हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सीटेट का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो जनवरी 2024 में होगा, इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाइए और चीज़ों को जो है तैयार करते जाइए। अपने स्वयं के नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाया करिए। जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो आपको नहीं पता होते हैं, उनको ज़रूर से नोट किया करिए। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं जो हैं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप से में देखा जाना चाहिए। तो देखिए, बहुभाषी का मतलब है एक भाषा के साथ साथ कई अन्य भाषाओं का ज्ञान होना। सिंपल सा है। तो जब आपको एक भाषा के साथ साथ कई अन्य भाषाओं का ज्ञान होता है तो ये इस चीज़ को जो है एज अ टीचर जो है आपको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन के रूप में क्यों देखना चाहिए? एक जो है एक क्लासरूम है जहाँ पे जो है सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, है ना। जो हिंदी बोलना चाहते हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोलता है, और डिफरेंट भाषा के जो है बच्चे एक दूसरे को जो है जब एक दूसरे की जो है भाषा सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है तार्किक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। इसलिए जो है बहुभाषी वाली चीज़ें जो होती हैं, अनेक सांस्कृतिक जो है चीज़ें होती हैं, वो बच्चों में जो है कहीं ना कहीं बच्चे में सामाजिक डेवलपमेंट करती हैं, तार्किक डेवलपमेंट करती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती है। तो इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? तो देखिए, शिक्षार्थी मतलब बच्चों द्वारा जो की गई गलतियां होती हैं और त्रुटियां होती हैं, उसको हम किस रूप में देखते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के रूप में देखना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। मतलब कठोरता से मतलब है कि उनको डांटना चाहिए, मारना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। ये बिल्कुल, तो दंड का प्रावधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचिंग में जो देखिए दंड की कोई जगह नहीं होती है ना। बच्चों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट, मतलब ये बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल बेकार है, मतलब ये कमज़ोर वाले को बेकार समझ लीजिए, उत्कृष्ट वाला उच्च लेवल का बच्चा है, बहुत अच्छा है, प्रतिभाशाली है, इस तरीके से जो है बोलना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है, इनकी की गई गलतियों को जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या ये गलती बार बार कर रहा है बच्चा। किसी भी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए उससे बच्चे से पूछ रहे हैं और वो बच्चा बार बार जो है डेली, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ABCD के बाद जो है D के बाद वो E हमेशा बोलता है, 10 बार पढ़ाने के बाद भी जो है भूल जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ई वर्ड को समझ नहीं पा रहा है। तो ई वर्ड को समझाने के लिए हम कहेंगे कि ई माने होता है एलिफेंट होता है, या अन्य जो है शब्दों से उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे ताकि वो समझेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो बच्चे के मानसिक चीज़ों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में इस चीज़ को देखना चाहिए, उनकी गलतियों और त्रुटियों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप जो है इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलेगी। सारे आप जितनी भी सरकारी तैयारी करते हैं, जो भी, चाहे आप UP SSSC की तैयारी हो, चाहे UP PET हो, या चाहे जो है RO ARO की तैयारी हो, चाहे CTET और UP TET की तैयारी हो, इससे संबंधित जो है सभी आपको वीडियोस मिलते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आपके काम का वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय जो है ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है पियाजे का। ऑप्शन सी इसका सिंपल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कई क्वेश्चंस जो है समा जाते हैं, और बिल्कुल सिंपल सा होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा जो है केंद्र में हो, सेंटर में हो। मतलब हर चीज़ जो भी हम कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, आर्ट कराते हैं, या फिर हमारी जो क्लासरूम है, वो सब कुछ जो है बच्चे की इर्द गिर्द हो। ठीक है, उसमें बच्चे को जो है ऐसी माहौल देने का प्रयास करते हैं जो उसको लगता हो अच्छा। तो आप देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में देख लेते हैं आंसर। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना,
और बच्चे को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए मैंने अभी बताया बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चा केंद्र में होता है, जो भी कुछ होता है क्लासरूम में या बाहर, चाहे वो एक्टिविटी के रूप में हो, वो सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द होता है। तो इस कहीं ना कहीं आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बच्चे की अभिव्यक्ति जो है और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चा कुछ भी कर रहा हो क्लासरूम में, है ना, मतलब बेकार सी आर्ट भी बना रहा हो, तो उसको महत्व देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो धीरे से और भी आगे बढ़ के उस चीज़ को बनने का प्रयास करे और मोटिवेट हो। जैसे आर्ट बनाना चाहे तो, या ABCD लिख रहा हो या कुछ भी लिख रहा हो, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सक्रिय भागीदारी को उसके महत्व देना चाहिए, उसको बीच में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें बच्चे के साथ। इसी को जो है बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह जो है एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए सभी, अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि जो विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है, एक जो है एक निरंतर प्रक्रिया से चल रहा होता है, ठीक है, क्रमबद्ध प्रक्रिया से चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सभी को पता हो चल गया होगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया होती है, और हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक परिवार में रहने वाला बच्चा भी जो है अलग तरीके से जो है उसका मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट होता है। मतलब दो बच्चे हैं एक ही परिवार के, मान लीजिए, ठीक है, एक ही परिवार के दो बच्चे हैं और उनका लालन पालन खान पान दोनों सेम हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हो रहा है। उनके वो बच्चे उन्हीं परिवार के साथ खेलते हैं, उसके बाद भी दोनों का जो है विकास दोनों से भिन्न होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। तो यही कह रहा है, विकास की गति जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन एक जो है डैश जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जो है चलती है। तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जब किसी का विकास होता है वो क्रमबद्ध तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले पैर डेवलप हो गया, फिर 10 साल के बाद जो है हाथ डेवलप होगा, इस तरीके से नहीं, ये क्रमबद्ध तरीके से चलता है। धीरे धीरे अपने आप पूरा शरीर ग्रोथ करता रहता है, ठीक है, विकास करता रहता है, डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है वो जो है निरंतर चलता है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट जो होता है वो हेरेडिटी, आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों के परस्पर क्रिया से बनता है। किसी भी बच्चे का जो है विकास होता है उसमें सबसे बड़ा कारक होता है उसका आनुवंशिकता, उसके माता पिता से मिलने वाले जो है गुण होते हैं, उसे कहते हैं हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट जहाँ वो आसपास रहता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, किन कलीग के साथ उठता बैठता है, किन के साथ किस तरीके की भाषा शैली अपनाता है ना, पर समाज में वो कहाँ उठता बैठता है, समाज उसके आसपास का कैसा है, साफ सुथरा समाज है तो उसी तरीके की उसकी सोच भी डेवलप होगी, है ना। तो ये चीज़ें होती, तो इन दोनों में भिन्नता होती है। क्यों होती है? तो ऑप्शंस ढूंढने का प्रयास करते हैं। जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट के बीच जो है अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, मतलब जो है परस्पर जो है एक दूसरे की जो है परस्पर क्रिया के कारण। तो वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच जो है अंतः क्रिया के कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो पाता है, ठीक है, उस बच्चे का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, जब बच्चों को जो है किसी समूह में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है और कहा जाता है इस समस्या का समाधान ढूंढिए, इस समस्या पर चर्चा कीजिए, तब जो है उनका सीखने की जो है वक्र जो होता है, ग्राफ जो होता है सीखने का, वो कैसा होगा? स्थिर रहता है या अवनत रहता है या समान रहता है या बेहतर रहता है? तो देखिए जब कोई भी व्यक्ति जो है समूह में चर्चा करता है, जब कोई व्यक्ति समूह में चर्चा करता है मतलब समूह में कई व्यक्ति होते हैं, कई लोग होते हैं, और उनके परस्पर मेल से, उनके परस्पर सहयोग से जो है समस्या पे वो चर्चा करता हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो है सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आकर वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को जो है मैथ अच्छी आती है और किसी बच्चे को साइंस अच्छी आती है, और कोई अन्य बच्चा जो है किसी खेल में अच्छा है, और कोई समस्या है तीनों से रिलेटेड, तो वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को हेल्प करेंगे एक दूसरे से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं साइंस का बच्चा मैथ में जो है बच्चे को मैथ का बच्चा जो है साइंस वाले बच्चे को जो है मैथ सिखा पाएगा, और मैथ वाला बच्चा जो है साइंस सीख पाएगा साइंस वाले से, और खेल एक दूसरे से सीख पाएंगे, इस तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम जब समूह में बैठते हैं तो हमारा जो है सीखने का जो वक्र होता है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कोहलबर्ग के अनुसार जो है, कोहलबर्ग ने जो है प्रस्तुत किए थे, कौन से चरण प्रस्तुत किए थे, तो कोहलबर्ग का जो है कौन सा नियम था, ये सभी चीज़ों को हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो कोहलबर्ग ने जो नियम दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और संवेगात्मक जो है सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। तो याद रखना, माफ कीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे का था, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम केवल कोहलबर्ग के बारे में बात करते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो नियम प्रस्तुत किए थे, नैतिकता का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है बताया था कि व्यक्ति के जो है नैतिक जो है 3 चरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 चरण। और 3 चरण कौन से हैं, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल, ये होता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, नैतिकता, बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। इसमें जो है मोरल वैल्यूज जो है बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, और मोरल वैल्यूज जो है बच्चों के अंदर आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो बच्चों में नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, उसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तक कहते हैं। और नैतिकता जो है अनुपस्थिति रहती है, और वो है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, मैंने फिर से आपको पहले क्वेश्चन कराया है। बाल केंद्रित मतलब बच्चे के इर्द गिर्द घूमने वाली जो है सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हो। तो देखिए, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाता है यहाँ पे। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड पर संचालित होता है, गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका जो है नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। याद करने वाली जो चीज़ें हैं, रट्टू तोता वाली जो है यहाँ पे नहीं होता है बाल केंद्रित। तो इसका सही आंसर है जो है शिक्षार्थी जो है ग्रुप में बैठते हैं और वो एक समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, और टीचर जो होती है उन सभी बच्चों के पास जाती है और उन चीज़ों को जानने का प्रयास करती है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से। तो मतलब एक तरीके से हर बच्चे को जो है वहाँ पे फोकस किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या होता है, आप एक क्लासरूम में जाते हैं, टीचर बोर्ड में पढ़ाता है और निकल के चला जाता है, अपना पढ़ा के एक आधा घंटा का पढ़ाया क्लासरूम, निकल गया। वो कहीं जाता नहीं है, वो ये नहीं बताता कि तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, लिखना हो लिखो, नहीं भाड़ में जाओ। ये उसका सिंपल सा मोटिव होता है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है। एज अ टीचर आपको जो है हर बच्चे के पास जाना होगा, हर बच्चे की समस्या का समाधान करना होगा, हर बच्चे की समस्या को जानने का प्रयास करना होगा कि बच्चा जो है क्या प्रॉब्लम कर रहा है, किन चीज़ों को वो सीखने में देर कर रहा। हो सकता है कि बाकी अन्य बच्चे जो है किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख पा रहे हो, लेकिन कोई अन्य बच्चा जो है, कोई दूसरा बच्चा जो है उस चीज़ को जल्दी नहीं सीख पा रहा हो, तो उसको हमें जानना चाहिए। ये हमारा जो है मूल उद्देश्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि क्या है। तो बुद्धि देखिए, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, या सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो देखिए, बुद्धि जो होता है वो सामर्थ्यों का जो है, सामर्थ्य का जो है एक समुच्चय होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जिसमें बुद्धि का मतलब सामर्थ्य में जो इसके अंतर्गत जो है शारीरिक बुद्धि भी आएगी, है ना, शारीरिक बुद्धि, मानसिक बुद्धि भी आएगी, नैतिक इंटेलिजेंस भी आएगी, नैतिक, ये सभी चीज़ों का मिला जुला जो है हम एक जब मिला देते हैं तो ये बनता है एक व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सभी चीज़ों का जो है मेलजोल जब होता है तब एक व्यक्ति का जो है बुद्धि का विकास जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, मतलब वो अंधा नहीं है, आंशिक रूप से देख पा रहा है, हल्का फुल्का देख पा रहा है, उसकी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है, एक तरीके से, तो उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल भी गलत बात है। उसको क्यों नहीं शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, ये प्रगतिशील कक्षा का जो है स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। आंशिक रूप से अगर आप उसे अलग संस्थान में डाल देंगे जहाँ पे बच्चे जो हैं आंखों से मतलब कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो समाज से, उन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग हो जाएगा, है ना, उसका जो है मतलब कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे उसका गिर जाएगा स्वयं से। तो इसलिए ऐसे बच्चों को भी सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आंशिक रूप से जो अंधा है, देख नहीं पा रहा है, आंशिक रूप से देख पा रहा है, ऐसे बच्चे को विशेष प्रावधान करते हुए एक नॉर्मल स्कूल जहां हम सब पढ़ते हैं वहां पे रखना चाहिए। ऑप्शन इसका सही सी आंसर है। विशेष प्रावधान का मतलब है कि जैसे
जैसे कि मान लीजिए कि किसी की आंखें कमज़ोर है तो उस बच्चे को फ्रंट की सीट देनी चाहिए। सबसे पहले जो है क्लासरूम में वो सबसे आगे की सीट में बैठेगा, ताकि जो है बोर्ड में वो लिखा हुआ हो तो चीज़ों को समझ पाए। मान लीजिए उससे भी दिक्कत हो तो चीज़ों को, जैसे दृष्टिबाधित वाला बच्चा है तो ऐसे आगे बैठाना चाहिए, है ना। बड़ा बड़ा टीचर जो है बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखे और थोड़ा तेज बोल करके, जो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बोर्ड में लिखा हो और वो सुन ना पाया हो, या सॉरी माफ करना है, वो देख ना पा रहा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपकी बोलने की तेज जो है आवाज़ से वो जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। तो बड़ा बड़ा लिखना है, आगे बैठाना है, तेज तेज बोलना है क्लासरूम में, ये सभी चीज़ों का जो है प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। और सभी बच्चों को जो है उसके साथ इंटरेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, सभी बच्चों को उसके साथ इंटरेक्ट कराना चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान देखना है कि कहीं अच्छे दूसरे बच्चे उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, तो ये भी चीज़ों का जो है प्रावधान, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना क्या है? तो देखिए, सीखना संवेगों से छीड़ संबंध जो है रखता है। यह सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, यह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो देखिए सीखना जो होता है, आप अगर कोई चीज़ सीखते हैं और जो है संवेग का मतलब होता है यहाँ इमोशन से। अब देखिए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित, मान लीजिए किसी का इमोशंस जो है वो ये कहता है कि वो डरपोक है, ठीक है, वो ब्लड नहीं देख पाता, वो खून नहीं देख, खराबा, बहुत डरपोक टाइप का आदमी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है बेहोश हो जाता है। तो देखिए ऐसा व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीखेगा तो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित, जैसे मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो है डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसको चीरा लगाना होगा पेशेंट का, है ना, कहीं कुछ चीज़ें जो है कट पट लग जाए तो उसमें दवा लगानी पड़ेगी, सुई लगाना पड़ेगा। अगर वो डर के भाव में रहता है, ब्लड देख नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं उसके जो इमोशंस है ना, डरपना वाला इमोशंस है ना, ये कमज़ोर दिल वाला टाइप का है लड़का या व्यक्ति, कोई लड़की जो, तो वो कैसे डॉक्टर बन सकती है? तो कहीं ना कहीं उसका सीखना प्रभावित होगा, वो सही से सीख नहीं पाएगी चीज़ों को या पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है, लड़कों से शिक्षक कह रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी किस चीज़ को दर्शाती है? बहुत सिंपल सा है, तो ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है ना, रूढ़िवादिता को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं टीचर के अंदर जो है लैंगिक भेदभाव है कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, ठीक है, या लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता, है ना। वो पुरानी विचारधारा की हो सकती है कि ये चीज़ें बिल्कुल लड़कियों को शोभा नहीं देती, इस तरीके से। तो अब देखिए आंसर देखते हैं। लड़के लड़कियों का साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की जो है रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है। तो देखिए, और जीव जो है वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रहा है, या जातीय भेदभाव का जो है परिचायक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता जो है धारणा प्रकट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन क्या है? आकलन का मतलब है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का आकलन करना, है ना, और या उसका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। तो देखिए आकलन जो होता है वो बच्चों में प्रतियोगितात्मक जो है भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, या सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को जो है उत्पन्न कर देता है, यह सीखने में सुधार का एक तरीका है, या बच्चों को लेबल, नाम देने और वर्गीकृत जो है करने की अच्छी रणनीति है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि सुधार का प्रयास कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखी है और मैंने आपका मूल्यांकन किया कि देखें तो आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है। आपको मैंने सीटेट का, सीडीपी का एक पेपर दिया, आपने पेपर सॉल्व कर दिया, अब मैंने उसको फेंक दिया कोने में, तो मैंने आपका मूल्यांकन करा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं कि आपने क्या गलतियाँ की, किन चीज़ों को आपने समझा है कि नहीं समझा है। तो आकलन और मूल्यांकन को हमें एक जो है समस्या समाधान के रूप में देखना चाहिए। क्या आपके अंदर समस्या, उसको हम समाधान के रूप में, तभी हम जब मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसमें सीखने में सुधार का एक तरीका है, इसको इस रूप में देखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो एक छोटी बच्ची है जो ये कह रही है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं जल्दी। तो अहम केंद्रित चिंतन है, स्वयं से ये सोच रही है? नहीं, स्वयं से कैसे सोच सकती है? उसने देखा होगा इस चीज़ को करते हुए, उसने चीज़ देखी होगी, है ना। कार्य कारण विषय
विपर्य है जो है चिंतन, या प्रतीकात्मक रूप से ऐसे ही कह दिया है ना, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये धूप में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये बच्चे ने कार्य और कारण के आधार पे कहा है, मतलब उसने ये जो है सूखते हुए चीज़ें देखा है धूप में, तो ये कहीं ना कहीं उसके नियम को नहीं जानती बच्ची, बस वो जानती है कि इस कारण से धूप की वजह से ही कपड़े सूख रहे हैं, उसके नियम की नहीं जानती कि पानी है, धूप की वजह से पानी वेपोराइज होता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए जो है कपड़े सूख जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग होता है, कुत्ता होता है, आपने कुत्ते को जो है खाना रखा और एक सीटी बजाई, ठीक है, अब आपने जो है उसको 2 सीटी बजाई और ईट कहा 2 सीटी बजाने के बाद, तो कहीं ना कहीं निरंतर जो है प्रक्रिया आते आते वो कुछ चीज़ों को जो है सीख जाएगा। तो वो जब भी 2 सीटी बजेगी और ईट कहोगे तभी वो तुरंत खाने लग जाता है। तो वो कारण और कार्य और कारण होता रहता है ये चीज़ें, तो वो धीरे धीरे वो सीखता है। तो इसी तरीके से ये भी हो रहा है, बच्ची जो है जान नहीं पा रही कि क्या कारण से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, बस उतना समझ गई है कि ये कार्य जो है किस कारण से हो रहा है, धूप के कारण होता है, लेकिन इसके छुपे हुए नियमों को नहीं जानती। तो याद रखना, इसके छुपे हुए नियमों को नहीं समझेगी बच्ची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का मतलब क्या होता है? अब बिल्कुल कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब कुछ क्वेश्चन का जो है प्रकृति दूसरी तरीके से थी, आज का क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा है। आधारभूत सहायता क्या होती है? आप सोचिए, आप मुझे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हो और आप अचानक जो है चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है, तो मैं जो है जस्ट जो है थोड़ा सा आपको हेल्प करूँगा, है ना, बीच में आपको पढ़ाने के बीच में एकदम से आप पढ़ रहे हैं, कुछ अचानक भूल जा रहे हैं या किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, मैं मदद कर दूंगा। यही आधारभूत सहायता होती, मतलब एक तरीके से आपको जो है हम टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद से आप जो है अपने अंदर जो विकास करेंगे, जो व्यक्ति जो डेवलपमेंट करेंगे, उस टेम्परेरी मदद से आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो उसी को कहते हैं आधारभूत सहायता करना, ठीक है। अब देखिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना जो है स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या अनुबोधन और संकेत द्वारा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना और या उनका उत्तर देने का प्रयास करना, यही उदाहरण है इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो जटिल कोई ना सहायता दे करके, तो जब हमें जटिल परिस्थितियों में टीचर के रूप में देखना है कि हमें बच्चे की हेल्प करना है, तो कोई सहायता नहीं देंगे तो ऐसे होगा, तो बिल्कुल भी गलत है। उस पर भाषण दे देंगे, भाषण से कुछ आजकल काम चलता है क्या, कार्य को कई हिस्सों में बांटेंगे। तो जटिल परिस्थितियां जब बनती हैं, आप मान लीजिए कोई एक ऐसे, देखिए हमेशा अपने जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप अपने तरीके से सोचिए। आप किसी जटिल परिस्थिति में फंस गए, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसके जो है कई छोटे छोटे हिस्से बांट देंगे, है ना, और फिर समझेंगे उसको हिस्से बांट करके कि समझने की। देखिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके जो है कई हिस्से बांट लीजिए, और हो सके अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो उन हिस्सों को कई ग्रुपों में बांटने के बाद उन जो है हिस्सों को जो है अलग अलग जो है ग्रुप में दे दीजिए, तो वो अलग अलग सेक्शन अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपका जो कहीं ना कहीं पूरा सॉल्यूशन एक टाइम के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राएं जो है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब जो है कठिनाई आती है जब उन्हें तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता वाला क्वेश्चन हो गया। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित अच्छे से सीख सकती है, तो बिल्कुल लड़कियां भी जो है अपनी उम्र के जो है लड़कों की तरह अच्छे से सीख सकती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष तक के जो है शिशु जब आंख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो स्तर बता रहा है ये बता रहे हैं पियाजे की अवस्थाएं हैं। पियाजे की जो है 4 अवस्थाएं जो दी थी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, ये चारों अवस्थाएं दी गई है। तो पहली अवस्था जो होती है उसे कहते हैं संवेगात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्थाएं होती है। तो जो अवस्था होती है आंख और कान और बच्चा जो इंद्रिय जानिक गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है जिसे संवेगात्मक अवस्था कहते हैं। ये 0 से 2 साल की अवस्था होती है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर जो है सेंसेस होते हैं, जैसे कि जब दूध पीता है तो वो होंठ जो है ज़्यादा हिलाता है,
है ना, उसी से पीने का प्रयास करता है, स्पर्श करता है। जैसे कि कई बार बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चा रो रहा है, आप सभी की गोद में चला जाएगा, बच्चा नहीं शांत होगा। जैसे ही मम्मी की गोद में जाएगा वैसे शांत हो जाएगा, तुरंत, थोड़ी देर बाद तुरंत शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे के जो है इस एज में जो है बच्चे की जो है एक्टिव होते हैं सेंसेस बहुत भयंकर रूप से। वो स्पर्श को जानता है कि ये किसका स्पर्श है, वो चीज़ों को जानता है कि ये दूध है कि पानी है, क्या है। दूध, भूखा होगा, पानी पिलाएंगे नहीं पिएगा, 2-4 चम्मच तो पी लेगा लेकिन नहीं पिएगा, लेकिन दूध पिलाएंगे तो भरपेट पी लेगा, खा लेगा, दूध मतलब पी लेगा। तो ये चीज़ों को है, तो सेंसेस से आँख कान हाथों से सोचते हैं, स्पर्श से सोचते हैं, है ना। तो ये अवस्था होती है इंद्रिय जानिक गामक अवस्था, ठीक है, इसे संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। मूर्त जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, और अमूर्त जो है 12 से जो है 15 वर्ष की अवस्था, ठीक है। तार्किक चिंतन जो है बच्चा कब प्रारंभ कर लेता है? तो तार्किक चिंतन करता है बच्चा जो है अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था, आखिरी जो है अवस्था होती है, उसमें तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है ठीक है। और किसी समस्या का समाधान तर्क समझ करके चीज़ें करने लगता है, मूर्त चीज़ों को बाद में जो है समझने लगता है, मतलब समस्या समाधान करने लग जाता है। वो है अपनी कोई समस्या है तो उससे समाधान कर लेगा, उसका समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। पियाजे से संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, वो सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों के साथ, अपने जो है ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर, कलीग्स और सारी, मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब सीखते हैं बच्चे और बुजुर्ग। अब बस फर्क इतना है कि कुछ प्राथमिक रूप से होता है, कुछ द्वितीयक रूप से होता है। तो प्राथमिक, अगर समाजीकरण का प्राथमिक कारक देखें तो परिवार है। बच्चा की जो है परवरिश जो शुरू होती है उसके परिवार से शुरू होती है, तो प्राथमिक कारक कहलाते हैं। और बाहर वाले कारक जो होते हैं द्वितीयक कारक होते हैं। इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है सीखने की प्रक्रिया की बात हो रही है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की बात हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो कौन सा दिया था? वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखना, सामाजिक और सांस्कृतिक, बस इतना याद रखिएगा। सांस्कृतिक कितना सिंपल है, अब इसमें क्या याद कराऊं। समाज और बच्चे का जितना भी संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो जो होता है वो समाज और संस्कृति के साथ मेलजोल से होता है बच्चे का, ठीक है। उसके साथ साथ भाषाई जो है, तो याद रखिएगा 3 चीज़ों को आप याद रखना है, समाज, संस्कृति और भाषा। इन तीनों के परस्पर मिलने से जो है बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, जो है वाइगोस्की के अनुसार। तो इसमें जैविक कारक विद्यमान नहीं है, उपेक्षा इसकी की गई है। तो याद रखिएगा सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, ठीक, जैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास बौद्धिक विकास का मतलब होता है, ठीक है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। और ये किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो सके उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, मतलब परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास मतलब किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए क्या सबसे जितना ज़्यादा हो सके उसका परीक्षा लो, तो ये होना चाहिए। या उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, सुबद्ध बनाती हैं, है ना, मतलब अच्छा बनाती हैं, आसान बनाती हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं। एक समृद्ध जो है और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए अगर हम किसी बच्चे का जो है बौद्धिक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, ये सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो है एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं जिससे वो बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, बौद्धिक डेवलपमेंट हो सके, नैतिक डेवलपमेंट हो सके, शारीरिक डेवलपमेंट हो सके। तभी तो, जब वातावरण मिलेगा ही नहीं तो बच्चे का कैसे, आप अपने बच्चे को जो है डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो है आपकी गतिविधियां चोर जैसी हैं, आसपास रहते हैं चोरों के बीच में, तो आप कैसे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे? तो डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे को जो है कहीं ना कहीं उस वातावरण में रखना होगा। आप स्वयं से एक डॉक्टर होंगे तो जल्दी बच्चा जो है चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो मैंने आपको बताया, बच्चा कोई भी जो है किसी हर व्यक्ति का
जो है डेवलपमेंट जो होता है वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। निरंतर होता है लेकिन अलग तरीके से होता है, मात्रात्मक रूप से भी अलग होता है, वैचारिक रूप से भी अलग होता है, सामाजिक रूप से भी अलग होता है, शारीरिक रूप से भी अलग होता है, मानसिक रूप से भी अलग होता है। सब बच्चे का डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में जो है विशिष्ट है, ठीक है। कुछ हो सकता है सामान्य बच्चे हों, कुछ हो सकता है प्रतिभाशाली हों, कुछ हो सकता है कि दृष्टिबाधित हों जिनको आंखों से दिखने में समस्या हो, कुछ बहुत और भी प्रतिभाशाली से भी उच्च वर्ग के हों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकते हैं, विशिष्ट हो सकते हैं हर बच्चा, और हर बच्चे पे हमें फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामान्य है तो उसको कम ध्यान दें, प्रतिभाशाली है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा नहीं। बिल्कुल सामान्य रूप से सभी पे फोकस हो करके ध्यान देना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए किसके अंदर क्या खूबी है। और अगर आपको पता है कि बच्चा जो है आर्ट में अच्छा है, बच्चा जो है गणित में अच्छा है, बच्चा साइंस में अच्छा है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चा खेलने में अच्छा है, तो उन पे जो है थोड़ा फोकस करना चाहिए, उस पर और जो है बच्चे का विकास हो सके ताकि उन चीज़ों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो है मापन होता है किस चीज़ का? तो देखिए बिने जो साइमन परीक्षण होता है इसमें मापन होता है सामान्य बुद्धि का, जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर जो है उसे कहते हैं सामान्य बुद्धि, इसके द्वारा इसका मापन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, बिने साइमन, ठीक है। इन्होंने जो परीक्षण किया था, सामान्य बुद्धि का परीक्षण जो किया गया था उसे कहते हैं यूनी फैक्टर। यूनी फैक्टर जो है थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि होती है। जैसे हम और आप, मैं तो आर्ट में भी अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आर्ट में तो अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे अंदर जो बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि है। मैं चीज़ों को जल्दी सीख तो सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी ऐसा कोई गुण नहीं सीखा कि आपसे मैं कह सकूँ कि मैं आर्ट में अच्छा हूँ या फिर मैं जो है बहुत बड़ा जो है क्रिएटिव वाला आदमी हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे सामान्य बुद्धि में आता है। विशिष्ट बुद्धि क्या होती है? स्पेसिफिक फैक्ट, इसे कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और ये फैक्टर जो थ्योरी है ये टू जो है फैक्टर थ्योरी कहलाती है। इसमें जो है कहा गया कि एक व्यक्ति के अंदर जो है सामान्य के साथ साथ विशिष्ट स्पेसिफिक बुद्धि भी होती है। तो स्पेसिफिक बुद्धि का मतलब होता है सामान्य, जो हम सामान्य क्रियाएं करते हैं, खाना पीना, दौड़ना, जो है जोड़ घटाना, ये सब जो है सामान्य सभी कर लेते हैं। स्पेसिफिक होता है जो मैथ में अच्छा हो, बिल्कुल उसको कैलकुलस दे दो, उसको कोई भी मैथ दे दो, उसको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, या वो म्यूज़िक में अच्छा हो, या फिर जो है वो साइंस में बहुत अच्छा हो, या कविता लिखता हो, है ना, राइटर हो, है ना, वो दौड़ने में अच्छा हो, शारीरिक उसके अंदर गुण हो। हुसैन बोल्ट देखिए, वो जो है अपने आप में ही एक अलग तरीके का व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके अंदर अपनी जो है क्षमता है, उसके जैसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? 140 करोड़ की इंडिया, मतलब 140 क्या 900 करोड़ की आबादी में जो है वो 2 ही 4 ऐसे क्यों हैं बच्चे? तो उनके वो स्पेसिफिक फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी? टू फैक्टर थ्योरी जो है किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और सामान्य जो है ये है साइमन बिने परीक्षण कहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर दोनों थ्योरी दी थी। मैंने दोनों समझा दिया है, आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट जो है उच्चारण करना ये एक वाणी दोष कहलाता है। धीमी और तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं कहलाता। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। हकलाना और तुतलाना ये एक वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी जो होती है ये भी एक वाणी दोष कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। कई लोग जो देखते होंगे उनकी भाषा इतनी जो है तेज होती है जो हम कभी सुन नहीं पाते, या कई लोगों की आपने भाषा देखी होगी कि वो बोलते तो हैं लेकिन समझ नहीं आते, तुतलाते हैं या साफ शब्दों में नहीं बोल पाते, वो वाणी दोष कहलाता है। जब आप किसी चीज़ को आप किसी से बोलते हैं और वो बच्चा जो है वो व्यक्ति आपकी बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है, ठीक है, वो कहलाता है वाणी दोष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी स्मृति की विशेषता है, एक अच्छी जो है याददाश्त जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है? शीघ्र पुनः स्मरण। आपकी याददाश्त जो है, अगर आपकी जो है स्मृति, आपका जो है याद करने की क्षमता वो अच्छी है तो मतलब आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं, चीज़ों को पहचान लेते हैं, एक हिंट मिलने पे तुरंत पहचान लेते हैं। अच्छी धारणा, तो पूर्वोक्त सभी इसका आंसर है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। संवेग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ बताना है, तो पहले संवेग को समझ लेते हैं। संवेग का क्या मतलब होता है? संवेग का मतलब होता है इमोशंस, और चीज़ों को याद रखिए। संवेग का मतलब इमोशंस, इमोशंस जो होती हैं जो व्यक्ति के अंदर जो है भावना पैदा करती है, इसे कहते हैं भावना, संवेग भावना। जैसे डर की भावना, ठीक है, प्यार की, लव की भावना, ठीक है, एंगर की भावना, ये सभी चीज़ें भावनाएं कहलाती हैं, ठीक है। वॉटसन ने जो है इन्हीं 3 प्रकार के इमोशंस की बात कही है।
व्यक्ति में जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से इमोशंस होते हैं, डर, लव और एंगर, ये होते हैं। वाटसन, किसका नाम है? वाटसन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल होना। जब आपके अंदर जो है प्यार की भावना आती, तो आप देखिए आपके अंदर का इमोशंस अलग तरीके से होता है, आप बड़ा असमंजस में होते हैं, चीज़ें आप मतलब प्यार में हो या वन साइडेड हो या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो, तो ये सभी चीज़ें जो है उथल पुथल वाला हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने का नियम जो है किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने का नियम जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखना, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम दिया था, ठीक है। और इन्होंने किस पे टेस्ट किया था? इन्होंने कैट पर, बिल्ली पर टेस्ट किया था। और इन्होंने जो है 3 जो है प्रकार के जो है सीखने के तरीके बताए थे। एक तो है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और एक है अभ्यास का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का नियम, ठीक, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक है प्रभाव का नियम। इन चीज़ों को देखिए, सीखना मतलब सीखना होता है, ठीक है, लर्निंग। आप तत्परता का मतलब होता है रेडीनेस, जल्दी से तैयार हो जाइए। तो आप जो है तभी सीख पाएंगे जब आप जो है तत्पर होंगे किसी कार्य को करने में, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं तत्काल। अरे मैं कभी यार हार नहीं मानता, मैं हर चीज़ काम के लिए रेडी रहता हूँ, तो उसी को कहते हैं तत्परता। जब आप जो है तत्पर रहेंगे, आप जो है उस चीज़ के लिए कार्य करने की इच्छा जताएंगे, कार्य करने के लिए जो है मोटिवेट रहेंगे, तो आप तुरंत जो है चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। बार बार निरंतर अभ्यास के साथ आप सीख सकते हैं, बार बार पुनः प्रैक्टिस करते जाइए, और प्रैक्टिस जो है आपको जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस चीज़ को जो है आपके अंदर जो है बहुत अच्छा जो है चीज़ों को आप जल्दी से सीख जाएंगे प्रैक्टिस से। किसी के प्रभाव में आकर के सीख सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, आप जो है पढ़ाई में कमज़ोर हैं या किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आपने अपने दोस्त को बुला लिया कि यार भाई मुझे पढ़ा दे यार, या आपने कोई टीचर हायर कर लिया, तो वो जो है आप उसके प्रभाव में आकर के चीज़ों को सीख पाएंगे। या कि कोई भी आप खेल कूद भी करते हैं या आप कोई चीज़ सीखते हैं, उसके वही है, तो आपको जैसे कोच, क्रिकेट में कोच क्यों होता है, वो उसी के प्रभाव में, उसी के साथ रह करके जो है आप चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में जो है सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो सीखने का स्थानांतरण होता है सीखने का लर्निंग जो होती है, ठीक है, वो लर्निंग जो हो सकती है वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। मतलब आप हो सकता है कि आप किसी चीज़ को जो है अच्छे तरीके से सीख जाएं, पॉजिटिव वे में सीख जाएं, और हो सकता है कि किसी का भाषण देने के बाद जो है वो मतलब एक तरीके से जो एग्रेसिव हो जाए, है ना, और जो है आप हो सकता है कि कुछ सीख ही ना पाएँ, ठीक है। तो यही होता है सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिप्रेरणा का जो है वर्गीकरण होता है, तो ये क्या होता है? अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिव्स, आपका मोटिव क्या है, ठीक है, मोटिव क्या है। तो स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण होता है, और जन्मजात और अर्जित होता है। तो आपका जो मोटिव होता है वो जन्मजात होता है। मोटिव क्या होता है? जन्मजात क्या होते हैं? जैसे भूख लगना, प्यास, निद्रा, ये जन्मजात होती हैं, ठीक है, इनको रोका नहीं जा सकता। और अर्जित की होती हैं इमोशंस, जो व्यक्ति के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो अर्जित की होती हैं। सामाजिक जो है आपने जो है प्रतिष्ठाएं, सांस्कृतिक, ये सभी चीज़ें अर्जित की होती हैं, तो ये मोटिव्स अलग होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी समाप्त हुए हैं। एक एक फैक्ट्स के बारे में जो है चर्चा की गई है, एक एक क्वेश्चंस को सही से समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से अगर आप जो है तैयारी करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, सीटेट में अच्छे नंबर ले पाएंगे। सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, और वो तभी फेल होते हैं जब वो चीज़ों को जो है बहुत जो है एक तरीके से कानपुर की भाषा में कहें तो लबर करते हैं, जब ज़्यादा जो है सही से तैयारी नहीं करते, ऑप्शंस पढ़ते नहीं, आंसर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ तो कर लेते हैं आप, जैसे ही टीचर नए क्वेश्चंस लेकर के आता है, आयोग नए क्वेश्चंस लेकर आता है, तो 30 में से जो यही बच्चे जो है 16, 17, 18, 20 जो है क्वेश्चंस करके आता है, 10, 15 क्वेश्चंस उनके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। इसकी फ्री PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में हमारे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।